नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। समाज में जो घटित घटनाएं हैं उन्हीं पे आधारित जो नए प्रश्न निकल के आए हैं और एक ही चर्चित और ही बहुत ही दिलचस्प विषय पे आज मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं कि एक लोगों ने जैसा कि मुझसे प्रश्न किया और बहुत ही जिज्ञासापूर्वक वो जानना चाहते थे कि आखिर जो 125 के सेक्शन के जो मुकदमा फाइल किया जाता है पत्नी के द्वारा, तो उन स्थितियों में अगर जो हस्बैंड उपस्थित नहीं आ रहा है, सम्मन कोर्ट के द्वारा भेजा गया है और उसके बाद भी बेलेबल वारंट भी भेजा गया है, उसके बाद भी फिर वारंट भी गया है, अगर उस पर नहीं आ रहा है, अगर जो हस्बैंड कोर्ट के सामने नहीं आ पा रहा है जिससे कि वाद की जो कार्यवाही हो समुचित रूप से चल सके, तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं या फर्स्ट टाइम आप इसको वॉच कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली जो वीडियो हैं जिनमें आप जानकारी उपलब्ध हो सके वो आपको जरिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगती है या आपको लगता है ये दूसरों को लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए तो इसको शेयर कर दें और साथ ही लाइक कर दें, जिससे कि ये हमें भविष्य में भी और वीडियो को और जानकारी देने का मोटिवेशन मिलता भी रहे। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और मैं अवश्य आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो इसका जो विधि का जो क्षेत्र है, जो सेक्शन 125 की जो समस्या है, ये समस्या हम उसको 10 मिनट या 15 मिनट में उसको सही तरीके से पूर्ण रूप से हम उसको डिस्क्राइब या वर्णित या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ बिंदु छूट जाते हैं। अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई आपके प्रश्न है, या आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या आपको हमसे निजी जानकारी साझा करना चाहते हैं या हमसे आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो संपर्क करने का माध्यम जो है व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पे भी है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जो भी जानकारी या विधि सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के विषय पर चर्चा करने के लिए जो औचित्य जो कारण निकल के आया है उसमें ये है कि क्या सेक्शन 125 में जो मुकदमा फाइल किया गया है, क्या उसमें वारंट जारी होता है या जारी कब नहीं होता है, किन परिस्थितियों पे वारंट जारी होगा, या हस्बैंड अगर जो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं आ पा रहा है या किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा है या जानबूझ के नहीं आ रहा है या उस पर उसको कोई तामिला नहीं है, उसको सर्विस, उसको जानकारी ही नहीं है कि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है या चल भी रहा है। हस्बैंड अगर वारंट हो गया है फिर भी अगर जो माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं आ रहा, तो उन स्थितियों में क्या कार्यवाही कोर्ट के द्वारा अग्रसारित की जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो कोई मुकदमा कोई प्रस्तुत किया जाता है माननीय न्यायालय के समक्ष, प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायालय विपक्षीगण को, यानी कि जो भी जाहिर से तौर पे जो पत्नी है उसके द्वारा गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा फाइल किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं, या फिर हो सकते जो बच्चों के द्वारा सेक्शन 125 में जो भी उनके डिपेंडेंट हैं उन कैटेगरी के द्वारा अगर जो 125 का मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो जाता है और दर्ज होने के उपरांत ये निकल के आता है कि अब माननीय न्यायालय विपक्षी को तलब करती है जरिए सम्मन पर। सर्वप्रथम सबसे प्रथम जो डेट होती है, जो फर्स्ट डेट होती है, उस पर वारंट या कोई भी फोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाता है। फोर्सिव एक्शन अगर जो फर्स्ट डेट पे या पहले पे अगर जो कोई टर्न अप होकर नहीं आता है, उसकी रेमेडी सॉल्व नहीं होती है, तो फिर कोर्ट अगले नेक्स्ट स्टेप पे फोर्सिव एक्शन जारी करती है, जिसमें बेलेबल वारंट या NBWA या उसमें से उनके रिकवरी वारंट के आदेश भी पारित कर सकती है, जिसमें पारित होकर जिससे कि जो पत्नी है उसको गुजारा भत्ते की रकम उसको प्राप्त कराई जा सके। तो सर्वप्रथम अगर जो कोर्ट ने अगर उसको सम्मन भेजा है, सम्मन पे वो उपस्थित नहीं आए हैं, मैंने पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर जो आप सम्मन कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा तो उसकी किसी भी तरीके से कोई उसको अवहेलना नहीं करेंगे, उसको गंभीरतापूर्वक उसका निष्कर्ष निकाल के उसके बाद आप माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर जो माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश का या माननीय न्यायालय द्वारा जारी जो भी निर्देश हो उसका पालन करते रहेंगे तो कोई भी फोर्सिव एक्शन आपके विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा। तो अगर जो किन्हीं कारणों से आप सम्मन पे भी अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आते हैं, उसके उपरांत माननीय न्यायालय BW यानी कि बेलेबल वारंट जारी करती है। हाँ, बेलेबल वारंट जारी करने के उपरांत भी अगर जो आप माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ पाते हैं, कारण कोई भी हो, वो कारण पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उस पर भी अगर जो आप नहीं आते फिर माननीय न्यायालय अगले जो नेक्स्ट कमिंग डेट होगी, जो भी हियरिंग होगी, उस पर NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट के आदेश पारित कर देगी। और इसके अतिरिक्त अगर जो फिर भी आप अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष उसके जो पूर्व आदेश है उनका पालन नहीं करते हैं,
जो भी उन्होंने आदेश दिया हो या निर्देश दिया हो उसका भी आप पालन नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो भी डिपेंडेंट है जिसने भी 125 का जो मुकदमा जिसने भी क्लेम का दावा फाइल किया है गुजारा भत्ता उसके फेवर की जो रकम है उसका अदा करने का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है। जो भी रकम हो उस अमाउंट में मैं चर्चा नहीं करूँगा। अगर जो वो अमाउंट जो विपक्षी के द्वारा जिससे वो क्लेम किया गया है अगर जो वो अदा नहीं करता है तो जिसने भी मुकदमा प्रस्तुत किया है उसके द्वारा उसके जो प्रार्थना करने पर और उस प्रार्थना पर माननीय न्यायालय विपक्षी गण के विरुद्ध रिकवरी का वारंट जारी कर देती है। अब एक नया प्रश्न निकल के आता है कि रिकवरी के वारंट में क्या होगा। रिकवरी के वारंट में अगर जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित कर दिया जाता है तो रिकवरी वारंट के द्वारा जरिए जो आपके लोकल थाने की जो पुलिस होगी उसके द्वारा आपसे जो भी रकम जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम होंगे उससे पत्नी या और कोई जो भी पक्ष हो जिसने भी 125 का दावा किया उसके फेवर में जो गुजारा भत्ते की जो रकम है वो वसूल कराई जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर जो रिकवरी वारंट यानी कि वसूली प्रमाण पत्र का वारंट जारी होने के उपरांत भी अगर जो हस्बैंड यानी कि विपक्षी गण या हस्बैंड के अलावा जो भी हो जिनसे भी 125 गुजारा भत्ता का जो मुकदमा क्लेम किया गया हो वो फिर भी अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जो समुचित कार्रवाई है उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो इसमें फिर माननीय न्यायालय उनको और इसके अगेंस्ट में और इससे ज़्यादा एक नेक्स्ट स्टेप ऊपर एक फोर्सिव एक्शन जारी करती है जिसमें उसको जेल भी भेज देती है। अगर जो फिर उसमें एक स्पष्ट कारण या चेतावनी दी जाती है अगर जो आपको जेल से बचना चाहते हैं तो जो भी समुचित रकम है जो भी समुचित रकम अदा करने का जो आदेश है उसको आप अदा कर सकते हैं। अगर जो आप आज अदा कर देते हैं तो आप जेल जाने से बच जाएंगे, अन्यथा कोर्ट को मजबूरन जो विपक्षी गण है उसको जेल भेजना पड़ता है। तो ये तो हुई लॉ की बात। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लॉ हमने बताया है ये तो जानकारी है जो आपको मिल गई है, लेकिन इसको फॉलो कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर आएंगे। जो हर एक स्टेप पे जो हमने बताया, क्योंकि हर एक चीज़ जब पढ़ते हैं बुक में वो अलग होती है, जब उसको फॉलो करने जाए तो वो थोड़ी चीज़ प्रैक्टिकली रूप से थोड़ा चेंज हो जाता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अगर जो आप पत्नी की तरफ से अगर जो आप पैरवी कर रहे हैं तो जाहिर से तौर पे है अगर जो हस्बैंड या विपक्षी गण उपस्थित नहीं आए हैं उक्त पत्रावली में तो उसके विरुद्ध सर्वप्रथम सबसे पहले सम्मन जाना चाहिए। सम्मन पे अगर जो वो उपस्थित नहीं आए हैं तो फिर आपको कोर्ट से प्रेयर करनी चाहिए, जो आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ और है कि जो प्रार्थना पत्र आपके बिहाफ पे प्रस्तुत किया जाएगा वो किसी अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपको देखना है कि आपके जो अधिवक्ता महोदय हैं वो उनके द्वारा जो समुचित प्रार्थना पत्र लिखा गया है उसको पेश करके और उस प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय आदेश कर देती है कि ये जो विपक्षी गण है जिनके विरुद्ध जो पूर्व से आदेश पारित है, ना तो वो उपस्थित आए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, ना ही उन्होंने क्लेमेंट के यानी कि जो याचिका है, जो आवेदक है जिसने गुजारा के लिए जो मुकदमा किया है, जो वाद प्रस्तुत किया है, उसको कोई भी धनराशि अदा नहीं की गई है। तो ऐसे स्थिति में अगर जो कोई कार्यवाही अगर जो आगे अग्रसारित होती है तो वो विपक्षी गण इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ऐसी इस स्थिति में अगर जो फिर भी विपक्षी गण यानी कि जिसके विरुद्ध जो मुकदमा प्रस्तुत किया गया है वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आता है तो इसके उपरांत जिसने मुकदमा प्रस्तुत किया है याची के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ये प्रार्थना की जाएगी कि जो विपक्षी गण हैं वो माननीय न्यायालय के एक के बाद एक जो भी आदेश पारित किए गए हैं उनकी वो अवहेलना करते आए हुए हैं और उनको जानबूझ के किसी भी प्रकार से आदेश मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कि जो धनराशि है और जो माननीय न्यायालय द्वारा जो धनराशि प्रदान की गई है बतौर गुजारा भत्ता वो भी अदा नहीं किया गया है। और साथ में ये भी मेंशन करना होगा कितने समय से अदा नहीं किया गया, 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन, ये सारे कारण और तथ्य स्पष्ट करते हुए आपके अधिवक्ता के माध्यम से ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और उस प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय आदेश पारित कर देगी कि जो विपक्षी गण है उसके विरुद्ध रिकवरी का वारंट जारी किया जाए और ये वारंट जो उनका लोकल संबंधित जो जुडिक्शन के हिसाब से जो उनका थाना होगा उस थाने को वो प्रेषित किया जाए और उसके साथ में डेट फिक्स की टाइम कर दिया जाता है कि इस डेट में सो एंड सो डेट के अंदर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष मैं गुजारा भत्ता धनराशि के सहित उसको उपस्थित कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में वो RMW यानी कि जो
नॉन अवेलेबल वारंट है या जो रिकवरी वारंट है जिसमें वसूली प्रमाण पत्र वारंट जारी किया जाता है, वो आपके जो विपक्षीगण हैं उनके विरुद्ध वो पारित कर दिया जाता है। अब एक नया प्रश्न और निकल के आता है कि अगर जो हस्बैंड है या वो जानना चाहते हैं अगर जो वारंट पारित हो गया तो उसको कैंसिल करें, कैसे उसको रोकें, कि हर कोई ये जानना चाहेगा और ये भी सोचता है कि कोई सारे फोर्सिव एक्शन जो भी हैं लेते रहें, पत्रावली रन करती रहे, चलती रहे, ठीक है, हमें पत्नी को गुजाराना भत्ता ना देना पड़े। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर जो वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं समय के अनुसार, तो उसमें ये जो फोर्सिव एक्शन है, जो उनके विरुद्ध ये बेलेबल वारंट है या NBW वारंट है या जो रिकवरी के वारंट है, वो उनके विरुद्ध नहीं पारित हो पाएंगे। सारे वारंट ये जो भी फोर्सिव एक्शन है ये उनकी नॉन प्रेजेंस के कारण ही जारी किए जाते हैं, कि जिसमें कि वो अवहेलना करते हैं कि वो हम उसको गुजारा भत्ता हमको ना देना पड़े या नहीं देना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर जो फिर भी विपक्षीगण आपके जो भी हैं वो अगर जो गुजारा भत्ते की धनराशि अगर जो अदा नहीं करते हैं, तो फिर जो माननीय न्यायालय है आपको जो जिसने भी मुकदमा प्रस्तुत किया है उसको फेवर में उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर सकती है। और अगर जो साक्ष्य के आदेश पारित हो गए हैं तो जो परिवादी है जिसने विवाद प्रस्तुत किया है वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ कि जिसने वादे प्रस्तुत किया गया है, जो तथ्य और जो कारण उसने अपने प्रार्थना पत्र में जो अंकित किए गए हैं उसका स्पष्टीकरण वो उसके जो समर्थन में जो साक्ष्य होंगे वो उसी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो माननीय न्यायालय जब परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर देगी तो परिवादी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके अग्रिम जो कार्यवाही होगी उसका निष्पादन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी अगर जो विपक्षी गण को भी मौका दिया जाएगा कि आप अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें कि ये जो आवेदक है या जो याचिका है इसको क्यों गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। अगर वो अपना साक्ष्य दे पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई और कारण नहीं बचता है तो फिर कोर्ट में उसमें अंतिम जो फाइनल जो निर्णय के लिए जो बहस होती है उसके लिए नियत कर दिया जाता है। उसके उपरांत माननीय न्यायालय एक समुचित जो निर्णय होता है वो निर्णय के जो आदेश हैं पारित कर देती है, कि जिसमें ये अंकित कर देती है कि 100 एंड 100 जितने भी रुपए हैं और 100 एंड 100 जो पर्सन है इनके फेवर में, इनके हित में जो भी अमाउंट है इतना अमाउंट इतने दिन तक अदा करें। अगर जो अदा करने में फिर भी असमर्थ रहते हैं तो उनके विरुद्ध और भी फोर्सिव एक्शन लिए जा सकते हैं और लिए जाते हैं। उसके लिए अलग से प्रोविज़न बने हुए हैं कि अब उनको लागू कैसे कराया जाए। अगर जो फिर भी देने से मना करते हैं तो आप उसकी जो अपील है और भी अपीलेट न्यायालय बने हुए हैं, आप उनकी शरण में जा सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसकी जानकारी भी मिल गई होगी, और साथ में ये मेरा निवेदन है कि आप जो जानकारी आपको मिली है इसको दूसरों लोगों तक भी पहुंचाएं, जिसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिसे लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।